हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डेवलपमेंट को लेकर। हमने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट स्टार्ट किया है। इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप चाहें तो उसके वीडियोस पहले देख सकते हैं। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है डेवलपमेंट को लेकर। तो एनसीईआरटी कहती है कि डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। इसके पहले हमने ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट, उसके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। Development is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle, from germination of the seed to senescence. यानी कि it includes all changes. अगर हम बात करें कि क्या डेवलपमेंट में ग्रोथ का फेज भी आता है, हाँ, प्लस डिवीजन की अगर हम बात करें कि डिवीजन भी आते हैं, यस, प्लस सिनेसेंस। सिनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। सिनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, दैट इज एजिंग। और रिजल्ट क्या होता है एजिंग का? डेथ। तो अगर हम एक बात करें एक सीड को लेकर, ये सीड है, इस सीड ने जर्मिनेट किया और जर्मिनेट करने के साथ साथ इसके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स बने। ये रहा आपके पास शूट सिस्टम और ये है यहाँ पर इसके रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम एंड देन शूट सिस्टम, ये सारे पार्ट्स बने। यानी कि वेजिटेटिव के बाद देन इसके रिप्रोडक्टिव फेज में इसकी एंट्री हुई और धीरे 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 इसकी एजिंग हो जाएगी, यानी कि सिनेसेंस हो जाएगा। तो जब इसके सिनेसेंस होंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ सिनेसेंस इस प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो अगर हम देखें इस सीड के जर्मिनेशन से लेकर और इसके इस डेथ तक की पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने इस डेवलपमेंट को डायग्रामेटिक वे में भी रिप्रेजेंट किया है। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस which constitute the development of a cell of a higher plants is given in figure। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, नाउ यहाँ पर हायर प्लांट्स के बारे में की गई है बात, जो कि एटलीस्ट टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल तक हो। यानी कि आप यहाँ यूनिसेलुलर में इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं इंक्लूड करेंगे। तो एनसीईआरटी साफ तौर पे कहती है ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये या तो टिश्यू लेवल पर आप समझ सकते हैं या तो ऑर्गन लेवल पर, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या होता है एक डेवलपमेंट के फेजेस में। सो डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट का आपने डिफिनेशन क्या देखा? ऑल दीज चेंजेस अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, है ना। सो डेवलपमेंट क्या हुआ आपका? ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज। अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन टू द सिनेसेंस, इसके बीच यानी कि जर्मिनेशन से लेकर और डेथ तक, यानी सिनेसेंस, एजिंग, डेथ के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको इंक्लूड करके, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये डेवलपमेंट है। जो ये सीक्वेंस यानी कि एक के बाद एक के बाद एक जो चेंजेस आ रहे हैं सिक्वेंशियल मोड में ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल। तो सबसे पहले यहाँ एनसीईआरटी आपको दिखा रही है एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, यानी कि ये डिवीजन की कैपेबिलिटी रखता है, हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। अब अगर हम बात करें तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड किया आफ्टर सेल डिवीजन, अब इसकी क्या होगी? तो अब तो ये न्यूली फॉर्म्ड सेल हो गया। अब इस न्यूली फॉर्म्ड सेल का प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा। इसका क्या होगा? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। अब यानी कि इसके प्रोटोप्लाज्म इसके क्या होंगे? यानी न्यूली फॉर्म्ड जो सेल होता है उसके साइज एज कंपेयर टू पेरेंट सेल छोटा होगा, स्मॉल होगा। नाउ अब उसकी प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होते हैं? बढ़ेंगे, है ना। सेल विल ग्रो। अब प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद दो चीजें, या तो ये फिर से सेल डिवीजन यानी कि वापस से एक पैरेंट मेरिस्टेमेटिक पैरेंट सेल की तरह बिहेव करे और वापस से इसी के अंदर यानी कि मेरिस्टेमेटिक बनकर वापस से फिर ये डिवीजन करे। दूसरा रास्ता, या तो ये वापस मेरिस्टेमेटिक नहीं बन रहा है, दिस सेल इज अंडर गोइंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट हुआ ये सेल। अब ये जो पर्टिकुलर, कभी भी डिफरेंशिएशन का मतलब
कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उसको एक काम असाइन हो गया कि अब आपको ये काम करना है। तो अब जब उसको एक काम असाइन हो गया, कोई भी वर्क असाइन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन हो गई है। दैट पर्टिकुलर सेल इज असाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन, तो पर्टिकुलर फंक्शन इसको असाइन हो गया है। तो अब क्या होगा कि इसमें ये डिफरेंशिएशन के बाद इसमें क्या होगी? सीनेसेंस, और फिर हो जाएगी डेथ। या एक और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इस डिफरेंशिएशन जो सेल हो गई है, आपने डी डिफरेंशिएशन नाम का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यहाँ पर वो चीजें अच्छे से नहीं समझाई गई हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है और एक न्यूली फॉर्म्ड सेल है। तो सबसे पहले क्या होगा? इसकी प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी। इसकी क्या हुई? प्लाज्मेटिक ग्रोथ, जो एनसीईआरटी लिखती है प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई है। अब प्लाज्मेटिक ग्रोथ के रिजल्टेंट क्या होगा? ये सेल साइज में बड़ा होगा। यानी कि जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है, ठीक है, ये प्लाज्मेटिक। अब यहां पर दो रास्ते, या तो ये डिफरेंशिएशन के वे में चला जाए, दिस सेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन, यानी कि इसको एक काम असाइन हो जाए। नाउ अगर ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद इसकी धीरे धीरे क्या होगी? सीनेसेंस होगी। अल्टीमेटली क्या होगा? सेल ओल्ड होगा। सेल विल बिकम ओल्ड, सेल विल बिकम ओल्ड, ओल्ड सेल, एंड देन अल्टीमेटली डेथ ऑफ द सेल। सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ द सेल। एक रास्ता। दूसरा रास्ता, या तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड जो सेल हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो और वापस से ये वापस से क्या हो जाए? ये मेरिस्टेमेटिक हो जाए, कैन अंडरगो डिवीजन अगेन, ये भी हो सकता है। या ये जो सेल हैं जो डिफरेंशिएटेड हो गए हैं, आफ्टर डिफरेंशिएशन, दिस सेल आफ्टर डी डिफरेंशिएशन कैन बिकम मेरिस्टेमेटिक अगेन। तो डी डिफरेंशिएशन से भी ये मेरिस्टेमेटिक अगेन हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी डेवलपमेंटल फेज के अंदर ही इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको एनसीईआरटी बुक में यहाँ देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट है क्या। यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इंटायर पैराग्राफ में एनसीईआरटी एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। अब ये प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख पाएंगे कि जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट है, ठीक है। सो डेवलपमेंट कैन बी अफेक्टेड by many factors, ये मेनी फैक्टर्स जो हैं, ये आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात की जा रही है कि मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर इस डेवलपमेंट की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं? यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि ये एक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। क्या है? डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, कि क्या डेवलपमेंट होता है। अब इस प्रोसेस के दौरान इन्वायरमेंटल फैक्टर इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? और इसी डेवलपमेंट फैक्टर जो है, डेवलपमेंट को जब इन्वायरमेंटल फैक्टर जब अफेक्ट करते हैं, इसी को एक वर्ड में समझाने की कोशिश की जाती है जिसका नाम है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, अब ये है क्या? प्लास्टिसिटी एक तरह से आप ऐसा समझ ले कि फ्लेक्सिबिलिटी टाइप का, यानी कि नेचर में क्या है इसकी? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आपने रिजिड इंसान को भी देखा होगा, एक रैशनल पर्सनालिटी भी देखा होगा, जिन्होंने एक डिसीजन ले लिया तो ले लिया, है ना, वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी पर्सन को आपने देखा होगा फ्लेक्सिबल है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है? फ्लेक्सिबल है।
इन्वायरमेंटल कंडीशन पर्सन से रिलेटेड मतलब जैसा सिचुएशन है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्लास्टिसिटी का मतलब होता है वेरिएबल बिहेवियर। वेरिएबल बिहेवियर यानी कि इनका बिहेवियर एक रिजिड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बल्कि कैसा है, वेरिएबल है। ठीक है, बेटर होगा हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखें। एनसीईआरटी इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेती है जिसका नाम है बटर कप। बटर कप, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये एक बटर कप का है। हेट्रोफिली इन लार्कस्पर एंड बटर कप। अब ये दो एग्जाम्पल्स आपको बहुत याद अच्छे से याद करने हैं। एक एग्जाम्पल और भी है जिसका नाम है कॉटन, हम जिक्र करेंगे। तो कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, ये सब में आप हेट्रोफिली देख सकते हैं। अब इसमें ये जो प्लास्टिसिटी है इसमें है क्या, तो ये देखिए प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज in response to environment or phases of life to form different kinds of structures. This ability is called plasticity. इसी प्लास्टिसिटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लास्पर, ये तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हेट्रोफिली, हेट्रोफिली का मतलब होता है, फिली का मतलब कॉटन, आपका लीफ सॉरी, फिली का मतलब क्या होता है, लीफ। हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, तो हेट्रोफिली मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। डिफरेंट, मोर देन वन टाइप की बात करते हैं तो बेटर अच्छा होगा। डिफरेंट टाइप यानी मोर देन वन टाइप्स ऑफ लीफ, इसी को हमने क्या बोला, हेट्रोफिली। कहाँ देखने को हमें मिला, कॉटन में, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। कोरिएंडर एंड लार्कस्पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करें यहाँ पर कि आखिर इस हेट्रोफिली का मतलब क्या हुआ। देखिए अगर हम देखें हेट्रोफिली का मतलब, तो यहाँ सबसे पहला एक डिफिनेशन आता है प्लास्टिसिटी का। प्लास्टिसिटी का, तो प्लास्टिसिटी का डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, प्लास्टिसिटी का डिफिनेशन आप इतना समझ लें कि ये एक बिहेवियर है प्लांट का, ठीक है, तो जो कि वेरी करता है, वेरिएबल बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी जैसा कंडीशन चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लाएंगे। इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, यानी बिहेवियरल चेंज विच इज वेरिएबल इन नेचर डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है किसको लेकर, हेट्रोफिली, यानी कि हेट्रो मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ, फिली का मतलब होता है लीफ, सो हेट्रोफिली मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ यहाँ पर क्या है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देख सकते हैं बटर कप का, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसी प्लांट को अगर आप लैंड पर लगाते हैं, ठीक है, अगर आप इसी प्लांट को लैंड पर लगाएंगे तब, और अगर आप इसको वाटर में लगाएंगे तब, ठीक है, क्या होगा कि जब आप इस प्लांट को लैंड पर लगा रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि इसकी लीव्स जो है, ठीक है, इसकी लीव्स जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। अभी आपको डिफरेंस नहीं समझ आएगा, जब आपको वाटर का बनाएंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। और अगर इसी प्लांट को अगर आप वाटर में जाकर देखें तो आप इसे देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से है। क्या आपको फर्क पता चल रहा है, फर्क, डिफरेंस साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर ये लैंड पर है, धरती पर है, टेरेस्ट्रियल है, तो इसकी ये जो बाइफर्केशन ये देख रहे हैं आप, इन सीजन जो हुई है ना, ये बहुत ज्यादा गहरी नहीं हुई है, बहुत ज्यादा डीपर नहीं है, बट आप यहाँ देख पाएंगे तो ये इन सीजन इसकी यहाँ तक हो गई है ना, यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये वाटर में है। वाटर में अगर ये इसकी लीफ पूरी फैली हुई होगी, पूरी ब्रॉडर लीफ होगी, तो वाटर करंट से इसके लीफ डैमेज हो सकते हैं। इसी के लिए ताकि इसके लीव्स वाटर करंट से डैमेज ना हो, यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हैं इसकी डीपर यहाँ पर क्या है, इंसीजन हुई है ना, तो ये क्या है, ये एक हेट्रोफिली का एग्जाम्पल है ना। आप इसे बटर कप में भी देख सकते हैं,
बटर कप, ठीक है। बटर को कप को ही हम क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल, एक जो एग्जाम है आपका उसमें या तो ये बटर कप के नाम से दे सकता है या तो रैननकुलस के नाम से दे सकता है, दोनों चीजें सेम है, रैननकुलस। सो बटर कप कहें या रैननकुलस कहें, बात सेम है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेट्रोफिली का एक शानदार एग्जाम्पल, ठीक है, बढ़िया। अब एक बात देखते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहती है। इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट, जुवेनाइल प्लांट मतलब आप कह सकते हैं चाइल्डहुड केस में, है ना। सो जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स। ये कहाँ पर बात हो रही है, ये बात हो रही है कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर को लेकर। आपने धनिया पत्ता देखा होगा, जब धनिया की आप पत्ती देखोगे तो जब वो धनिया जर्मिनेट किया है तब उसकी जो लीफ आएगी, और जब वो पूरी मैच्योर हो गई है तब उसकी लीफ आएगी, दोनों लीव्स में अंतर होता है, दोनों लीव्स में बहुत डिफरेंस होते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे कोरिएंडर में, उसमें भी, और लार्कस्पर में भी। तो कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जुवेनाइल एंड एडल्ट को लेकर, कि इनमें जुवेनाइल फेज में लीव्स के वेराइटीज, यानी कि देखने में जो हेट्रोफिली नजर आ रही है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं बल्कि इनका एज वाला फैक्टर है, यानी कि क्या है, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली हम इसे कह सकते हैं। यानी कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ लाइफ की, यानी कि यहाँ पर कोई इन्वायरमेंट का रोल नहीं आया है। तो अगर आप कहें कि कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर, इसका एग्जाम्पल आपने कहाँ देखा, तो इसका एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं ये डेवलपमेंटल हेट्रोफिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपका डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का एग्जाम्पल, हेट्रोफिली का एग्जाम्पल, और इसमें अगर वो दे कि क्या इसका एग्जाम्पल बटर कप हो सकता है, रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, तो एनसीईआरटी साफ साफ कहती है कि इसका एग्जाम्पल है कॉटन, इसका एग्जाम्पल है कोरिएंडर एंड इसका एग्जाम्पल है लार्कस्पर। ये तीन इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये तीन इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये तीन इसके एग्जाम्पल्स हैं। बटर कप डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का एग्जाम्पल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कहें कि बटर कप जो है वो उसमें भी हेट्रोफिली दिख रही है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो बटर कप जो है ये एग्जाम्पल है डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली का, किसका, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली का, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली का। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने इसको किस इन्वायरमेंट में ग्रो करवाया है, वाटर में या लैंड पर। अगर आपने इसको लैंड पर ग्रो करवाया है तो इसमें अलग तरह के लीफ दिखेंगे, अगर आपने इसको ग्रो करने के लिए वाटर दिया है तो इसके अलग तरह के लीफ दिखेंगे। यानी कि इसकी डेवलपमेंटल हेट्रोफिली नहीं है बल्कि इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली है, यानी कि वो हेट्रोफिली डिपेंड करता है कि किस एनवायरमेंट में वो ग्रो कर रहा है। इसका एग्जाम्पल आप कहेंगे कि इन्वायरमेंटल का एग्जाम्पल है बटर कप। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और नीट में यहाँ से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और उसको बहुत ही क्लियरली समझ लीजिएगा। अगर उसने क्वेश्चन दे दिया है अमॉन्ग दिस विच वन इज ऑड, या इस ये कह सकता है कि अमॉन्ग दिस गिवन एग्जांपल्स विच वन डजंट शो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, और उसमें ये कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर के अलावा बटर कप दिया हुआ है, तो आप बटर कप पर टिक करेंगे क्योंकि बटर कप में डेवलपमेंट हेट्रोफिली नहीं होती बल्कि इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। प्रोड्यूसेस इन एयर, दोज प्रोड्यूस इन वाटर, हाँ। ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर इन बटर कप also represent the heterophilous development due to environment। यानी कि क्या हो गया बटर कप में, environmental heterophily, यानी कि डिपेंड करता है किस environment में ग्रो हुई है। This phenomenon of heterophily is an example of plasticity। तो अब example of plasticity में क्या देखेंगे आप, प्लास्टिसिटी में एग्जाम्पल आप देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी में कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया, लार्कस्पर हो गया,
एंड बटर कप भी हो गया, बटर कप। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे हम करना कैसे है। तो एक तो आपको प्लास्टिसिटी का डिफिनेशन पता होना चाहिए, है ना, कि भाई इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी क्या हो रही है, या डेवलपमेंटल फेजेस के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इस प्लास्टिसिटी में हमने दो तरह के देखे एग्जाम्पल्स देखे, क्या, हेट्रोफिली का, हेट्रोफिली का हमने दो तरह के एग्जाम्पल्स देखे। क्या एग्जाम्पल्स देखे, एक हमने हेट्रोफिली देखा जो था डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, है ना, यानी कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो हेट्रोफिली दिख रही है। एक हमने हेट्रोफिली दिखा इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। तो इनके दोनों के हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। एग्जाम्पल्स क्या थे डेवलपमेंटल के, अगर हम देख लें तो इसमें आपके एग्जाम्पल्स थे कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। अगर हम इन्वायरमेंटल की बात करें तो यहां किसका एग्जाम्पल है, बटर कप, बटर कप या रेननकुलस कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। तो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल तो चारों हो गए, बट डेवलपमेंट के एग्जाम्पल ये तीन, इन्वायरमेंटल का एग्जाम्पल ये बटर कप या रेनकुलस। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और अब ये देख पा रहे हैं आप ये लीव्स किस तरह से, अगर ये वाटर में है तो इसके लीव्स में इन सीजन देखिए, ताकि इसके वाटर करंट से इनकी लीव्स खराब ना हो, डैमेज ना हो। बट अगर ये लीव्स यहाँ वाटर में भी ऐसे ही होती तो वाटर करंट्स इसको खराब कर देते, डैमेज कर देते पूरी लीफ को। अब बात करते हैं दस, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। Broadly, development is considered as the sum of growth and differentiation. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के सम को भी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इन प्लांट्स दैट इज बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो अब तक हमने ग्रोथ पढ़ लिया है, अब तक हमने डेवलपमेंटल देख लिया, डेवलपमेंट क्या होता है ये भी देख लिया। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ आ रहा है। कौन इसे कंट्रोल करता है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व है। कौन कौन से, एक फैक्टर जो इन्वॉल्व है इसे आप कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर है और वो अफेक्ट कर रहा है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को, तो उसे आप कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्स्ट्रा फ्रॉम द बॉडी, यानी कि एक्सटर्नल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अंदर नहीं है ये, बॉडी के बाहर यानी कि सेल के बाहर से कर रहे हैं। द फॉर्मर इंक्लूड्स, फॉर्मर मतलब इंट्रिंसिक को इसने पहले बोला है तो इंट्रिंसिक की ही बात कर रहे हैं। द फॉर्मर इंक्लूड्स यानी कि द इंट्रिंसिक इंक्लूड्स बोथ इंट्रासेलुलर यानी कि जेनेटिक लेवल पर कोई चेंजेस हो, और इंटरसेलुलर फैक्टर्स या कोई केमिकल्स हो सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, तो ये हो गए यानी कि पीजीआर हो, ये तो केमिकल्स ही हुए, या जेनेटिक फैक्टर हो तो ये आ जाएंगे आपके इंट्रिंसिक के अंदर। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जैसे कि लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, वाटर है, ऑक्सीजन है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन है, दीज आर कंसिडर्ड अंडर एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो आई थिंक आपको ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ये फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा पर्पस है इन फैक्टर्स को अच्छे से समझना। अब जिन फैक्टर्स ने इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट किया या कर सकते हैं वो इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं एंड एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल्स के साथ देखा कि एक्सट्रिंसिक में कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, लाइट, लाइट मीन सनलाइट हो या टेम्परेचर हो, वाटर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है। इंट्रिंसिक में हमने देखा कि या तो ये जेनेटिक लेवल पर हो सकते हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं जिसे आप प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। तो अब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है इन फैक्टर्स को लेकर, एक एक करके हम सारे फैक्टर्स को डील करेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वेटेज रखता है
वो रखता है इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसे इन शॉर्ट हम पीजीआर भी कहते हैं, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसे हम प्लांट हॉर्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स। इसे आप फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स। ये तीनों टर्म्स बिल्कुल सिमिलर हैं, या तो आप पीजीआर कह लें, या तो प्लांट हार्मोन कह लें, या फाइटो हार्मोन्स कह लें, ऑल आर सेम। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआरस आर, होते कैसे हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत लार्ज बिग मॉलिक्यूल्स नहीं है ये, दे आर वेरी स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स, नॉट कॉम्प्लेक्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, बहुत वेराइटीज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन से बने होते हैं ये। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जैसा कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड, या तो एडिनाइन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को जो चीज़ें समझाई गई हैं उसके लिए हम चलते हैं अपने स्लाइड पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बातें अब समझाने की कोशिश की गई हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के अंदर यानी कि पीजीआर को लेकर आपको सबसे पहले इसके तीनों टर्म्स याद होने चाहिए, यानी कि फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कह लें या प्लांट हॉर्मोन्स कह लें, बोथ आर सेम। तो अब इसके लिए आपने क्या देखा, पीजीआर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये आपको पता है ना। इसे हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये एनसीईआरटी कहती है फैक्टर्स होते हैं जो किसे अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी एक फैक्टर है। अब इस फैक्टर में अगर हम देखें तो ये फैक्टर इंटरनल भी था यानी और एक्सटर्नल भी था। ये फैक्टर कैसा था, इंटरनल फैक्टर भी था और ये फैक्टर एक्सटर्नल भी था, ये फैक्टर एक्सटर्नल भी था। तो अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें, इसमें एनसीईआरटी कहती है, सॉरी नॉट इंटरनल, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में आपके पास लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है। These all factors are included in external factors. इंटरनल फैक्टर में अगर हम बात करें तो इसमें जीन लेवल पर हो गई, जीन्स हो गई, ठीक है। जीन्स को एनसीईआरटी ने कहा है इंट्रा सेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रा सेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर, सेल के अंदर है ना, ठीक है। दूसरी फैक्टर के जिक्र करते हुए एनसीईआरटी कहती है इंटरनल के अंदर, जो कि है पीजीआर, यानी कि या तो वो प्लांट हॉर्मोन्स हो, प्लांट हॉर्मोन्स हो, ठीक है। प्लांट हार्मोन को एनसीईआरटी ने कहा है इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर। तो आई थिंक अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, है ना, इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, उसमें इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है। यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसे हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि पीजीआर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपको आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीजीआर। अब पीजीआर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पीजीआर टोटल आप पढ़ने वाले हैं 5, क्योंकि प्लांट में होते ही है 5। कितने कितने टाइप के पीजीआर, 5 टाइप्स ऑफ पीजीआर। ये 5 टाइप्स ऑफ पीजीआर जो है ये 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं। एक को आप कहते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इसे आप कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, ठीक है। एक जो है वो प्रमोट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, इनहिबिट करेगा।
तो इसे आप कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर्स। तो शॉर्ट में आप इसको पीजीपी भी कह सकते हैं और इसे पीजीआई कह सकते हैं। चलिए, अब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। क्यों हम इसे प्रोमोटर कह रहे हैं और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, यानी कि इनमें जो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं वो एक तो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीन के बारे में, ऑक्सीन। सेकेंड वन इज साइटोकाइनिन एंड थर्ड इज गिबरलिक एसिड, गिबरलिक एसिड। इसे आप जिबरलिन भी कह सकते हैं। दीज थ्री आर कंसिडर्ड टू बी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, क्योंकि ऑल एक्टिविटीज हियर that is about the auxin, cytokinin and gibberellic acid, it's seen that they are going to promote the plant growth. That's why they are considered to be plant growth promoter. On the other hand, plant growth inhibitor, the examples are, the very most important example is abscisic acid. Abscisic acid. The fourth one, abscisic acid. इसे आप क्या कहते हैं? Abscisic acid. अब ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये क्या करता है कि प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अब क्यों ये इनहिबिटर की कैटेगरी में आ गया, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पर हम आपको समझा दें कि एब्सिसिक एसिड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दो जगह। एक तो सीड जर्मिनेशन को ये ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है, इट इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन। ठीक, तो ये हो गया ना इनहिबिटर की तरह। और ये एक और काम करता है, हेल्प्स इन स्ट्रेस कंट्रोल। कैसे इट्स हेल्प्स इन स्ट्रेस कंट्रोल, और इसीलिए इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है प्लांट के लिए, तो ये क्या करता है कि ट्रांसपिरेशन के रेट को ये कम कर देता है बाई क्लोजिंग द स्टोमाटा। तो इससे क्या हो गया, स्टोमाटा जब क्लोज हो जाएगा तो वाटर की लॉस भी नहीं होगी। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि हेल्प्स इन स्ट्रेस कंट्रोल। हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इट कॉजेज क्लोजर ऑफ स्टोमाटा व्हेन ड्यूरिंग वाटर स्कैर्सिटी। एक जो आप पढ़ेंगे ये थोड़ा अलग हटके है और इसे हम अलग इसलिए पढ़ रहे हैं, ये फिफ्थ है, लिख तो रहे हम यहाँ पर, जिसका नाम है इथिलीन। लेकिन एक इथिलीन ऐसा है जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर की तरह भी बिहेव करेगा एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि इथिलीन दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इन पांचों में से अगर किसी का नाम आता है कि whose functions is plant as in the form of plant growth promoter also and which is plant growth inhibitor also, तो आप कहेंगे वो इथिलीन है जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एंड इनहिबिटर दोनों की तरह रोल प्ले कर रहा है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि दोनों की तरह रोल तो प्ले करता है, लेकिन इसका ज्यादा जो इंटरेस्टिंग काम है ना, जिस काम में इसको बहुत मजा आता है, वो है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं बट मोर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम एक एक करके सारे पीजीआर को डिस्कस करेंगे, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, गिबरलिक एसिड, देन एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। तो यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी भी इसी का जिक्र कर रही है और सबके डेरिवेटिव्स की हम बात करेंगे, है ना, किससे कौन बना है उसकी भी जिक्र करेंगे। द पीजीआर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। वन ग्रुप इज पीजीआर्स are involved in growth promoting activities, so they are called as plant growth promoter, such as cell division, cell enlargement, pattern formation, trophic growth, flowering हो गई, fruiting हो गई, seed formation, यानी कि promote कर रहे हैं growth को। These are also called as plant growth promoters.
जैसा कि एग्जाम्पल है ऑक्सिन, गिबरलिन एंड द साइटोकाइनेस। 3 एग्जाम्पल्स हो गए। द पीजीआर्स ऑन द अदर ग्रुप play an important role in plant responses to wounds and stresses of biotic and abiotic origin. They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy of the seed and abscission. The PZR abscisic acid belongs to this group, जिसका नाम है abscisic acid AB. The gaseous PZR जिसका नाम है इथिलीन could fit, और यही एक ऐसा है जो कि गैसियस है, इथिलीन could fit either of the groups। आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी कहती है जो कि इथिलीन है वो दोनों ग्रुप में फिट हो जाएगा, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में भी, बट इट इज लार्जली इन एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज। यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं तो एनसीईआरटी साफ तौर पे कहती है कि जो इथिलीन है, जो इथिलीन को अगर आप देखेंगे तो इथिलीन कैन बिहेव both as plant growth promoter as well as in the form your plant growth inhibitor, but more towards plant growth inhibitor. It is more inclines to perform this activity. तो ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन ज्यादा ये पसंद करता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह। ठीक है, और यही एक ऐसा है जो कि गैसियस स्टेज में भी प्रेजेंट है। नाउ अब हम बात करेंगे द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कि जो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे इनसे रिलेटेड हम कुछ डिस्कवरीज की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी, लेकिन अगर आप इसके इस एनसीईआरटी को जैसे बोला है इन बिटवीन द लाइंस आपको समझना होता है एनसीईआरटी में, यहाँ पर उसने जिक्र किया है ऑक्सीन को लेकर। ऑक्सीन को इस पैराग्राफ में जो डिस्कशन हुई है वो ऑक्सीन को फोकस करते हुए हुई है ना। यहाँ पर कोई भी दूसरे पीजीआर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुई है, जबकि हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो भी 5 पीजीआर हैं उन सारे इन्फॉर्मेशन यही मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस फर्स्ट पैरा में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो रिलेटेड है, और यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मेनली आपको ऑक्सीन से रिलेटेड दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कवरी से रिलेटेड देखें तो यहाँ पर सारे हॉर्मोन्स का डिस्कशन आप एक एक करके देखेंगे। उसके बाद आपको दिखाया गया है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जैसा कि ऑक्सीन, यानी कि सारे ऑक्सीन्स के डिस्कवरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। उसके बाद आपको एक एक हार्मोन की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताई जा रही है। क्यों बताई जा रही है? क्योंकि आपको पहले ही बताया गया था कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पीजीआर का रोल होता है, या तो वो प्रोमोटर की तरह बिहेव कर सकते हैं या इनहिबिटर की तरह। तो 5 का आपने नाम पढ़ा, अब एक एक करके आप ये जानेंगे कि जो उसका नाम है उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से बनता है, किसका डेरिवेटिव है, यानी कि उसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नीड पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर अगर हम एक एक करके देखें तो इसी जगह में हमारा डिस्कवरी वाला भी पॉइंट हम क्लियर कर लेंगे जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो एक करके डिस्कस करते हैं जो कि है आपका ऑक्सीन। अब हम बात करते हैं ऑक्सीन को लेकर। सो ऑक्सीन का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में टू ग्रो, वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है, अब यहां पर आपको देखिए कहां से पहली बार आइसोलेट हुआ, वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, जबकि ह्यूमन यूरिन के अंदर इसका क्या फंक्शन है इज स्टिल अननोन। अभी तक ये नहीं पता है कि ह्यूमन यूरिन के अंदर आखिर इसका काम क्या है। अब ये जो ऑक्सीन है इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। तो पहले इसके ऑक्सीन से रिलेटेड हम कुछ डिस्कवरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला पीजीआर जो कि है ऑक्सीन। फर्स्ट इज ऑक्सीन। ग्रीक में ऑक्सीन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो। इसकी हम डिस्कवरी से रिलेटेड अगर हम बात करें डिस्कवरी से, तो एक फादर थे और एक सन थे। फादर का नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ये थे फादर। ठीक है, ये थे फादर, और इन्हीं के बेटे थे फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन ये इन्हीं के सन थे। सो इन ड्यूरिंग दिस
discovery of oxygen, both father and son, Charles Darwin and Francis Darwin contributed. नाउ यहाँ पर दोनों का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा. एक्चुअली कर क्या रहे थे ये लोग ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे. ये तो बाय चांस ऑक्सीजन डिस्कवर्ड हो गया. कर कुछ और रहे थे. एक्चुअली ये जो फादर एंड सन है, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, एक्चुअली दे वर वर्किंग ऑन द फोटोपेरियोडिज्म. जो फोटोट्रॉपिज्म होता है, नॉट फोटोपेरियोडिज्म, इट इज फोटोट्रॉपिज्म. तो एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, ये काम कर रहे थे किसके ऊपर, वेयर वर्किंग, दे वेयर वर्किंग. ज़्यादातर खोज जो साइंटिस्ट ने किया है ना, वो बाई चांस ही किया है. इसी तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में भी किया था पेनिसिलिन की. सो दे बोथ फादर एंड सन वेयर वर्किंग ऑन फोटोट्रॉपिज्म. किसके ऊपर काम कर रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म के ऊपर काम कर रहे थे. ठीक है. तो और इन्होंने सैंपल जो लिया हुआ था वो क्या लिया हुआ था, इनका जो सैंपल था वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे कैनरी ग्रास के ऊपर. कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास के ऊपर इनका काम चल रहा था. नाउ दे वर वर्किंग ऑन कैनरी ग्रास. तो यहाँ सैंपल लिख दिया. तो यहाँ होता क्या है कि अब ग्रास है तो ये है होगा क्या, मोनोकॉट होगा. मोनोकॉट होगा. मोनोकॉट में आपने देखा होगा है ना कि यहाँ पर कॉलियोप्टाइल होता है. मोनोकॉट है ये, इसमें कॉलियोप्टाइल होगा. और आपने ये देखा होगा सॉरी, कि चूंकि ये मोनोकॉट है, इसमें कॉलियोप्टाइल होगा. और ये कॉलियोप्टाइल, क्योंकि कॉलियोप्टाइल किस में होता है, मोनोकॉट्स के सीड में. तो इसमें एक्चुअली जब आप इसके शूट की टिप को देखेंगे, क्या देखेंगे, इसकी शूट की टिप को अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप इसके शूट को की टिप को देखेंगे तो इस पर आपको ना कुछ इस तरह से अनडिफरेंशिएटेड लीफ इसको सराउंड की हुई होती है. अनडिफरेंशिएटेड लीव्स इसको सराउंड की हुई होती है. ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल. क्या है ये, टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल. टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल. बढ़िया. अब जब टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल, ठीक है, उसको आप लाइट दे रहे हैं, और लाइट का डायरेक्शन क्या है, मान लीजिए लाइट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन से आ रही है. लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में इसके पास आ रही है. तो लाइट की डायरेक्शन यहाँ है. ठीक है. तब ये देखने में आया इसके अंदर कि जो इसका टिप है उसने क्या हुआ कि उसने ग्रोथ की, लेकिन किस डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में बेंट हुआ. एक्चुअली इट शोज बेंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या हुआ, इसने लाइट के डायरेक्शन में क्या की, बेंडिंग शो की. बेंडिंग, इट बेंड्स. सो बेंडिंग हो गई इसकी, इट बेंड्स. ठीक है. सो बेंडिंग ऑफ टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल. ठीक है. ठीक, किस डायरेक्शन में हुआ, इन द डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. सनलाइट के डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, सनलाइट कह ले, लाइट कह ले, उसके डायरेक्शन में इसकी बेंडिंग हुई. अब आप मुझे एक बात बताइए इसके दो पार्ट्स में ले लूं. एक पार्ट ये आपको दूसरे स्लाइड में लाते हैं. मान लीजिए ये इस कैनरी की कॉलियोप्टाइल की ग्रोथ हुई है. ठीक है. सनलाइट का डायरेक्शन कहाँ से है, सनलाइट के डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में है. ठीक है. अब यहां पर दो पार्ट, एक पार्ट ये जिसे लाइट मिल रही है, और एक पार्ट वो जिसे लाइट, यहां लाइट मिल रही है, और एक पार्ट वो जिसे लाइट नहीं मिल रही है. लाइट नहीं मिल रही है. तो इस पार्ट को हम कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट या टुवर्ड्स लाइट.
इस पार्ट को हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम लाइट, अवे फ्रॉम लाइट, या हम कह सकते हैं अपोजिट टू द लाइट, या हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द डार्कर फेस। तो अब आप इसे ध्यान से देखिए, इस पार्ट में लाइट आई है ना, और यहाँ पर इसकी ग्रोथ दिखी है, बेंडिंग हुई है। तो अब एक बात आप बताइए, ये बेंडिंग हुई है जो इस डायरेक्शन में, तो अगर आप इस ए साइड को देखें तो इस डायरेक्शन में सेल्स की ग्रोथ जो हुई है ये ज्यादा हुई है, या अगर आप इसे बी साइड ले ले तो इस साइड जो सेल की ग्रोथ हुई है ये ज्यादा हुई है। डिवीजन सेल का कहाँ ज्यादा हुआ है, ए साइड या बी साइड? आप इसको अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। जब आप खेलते हैं, मान लीजिए ये आपका रेस का एक ग्राउंड है ना, जहाँ आप रेस करते हैं वो एक ग्राउंड है। यहाँ पर इस तरह से ट्रैक्स बने होते हैं, यहाँ पर इस तरह से ट्रैक्स बने होते हैं। हम 2 ट्रैक ले रहे हैं आपके लिए, चलिए 3 ट्रैक ले लिया, है ना। ये एक ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर लेवलिंग की जाती है। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, मान लीजिए एक, अभी तीनों एक लाइन में खड़े हो गए। अभी तो हमने तीनों को एक लाइन में खड़ा किया, क्यों? क्योंकि इनिशियली तो ये एक लाइन में थे ना, सारे सेल्स इनिशियली तो एक लाइन में थे। नाउ अब ये तीनों एक लाइन में खड़े हो गए, ये हो गया ए और ये मान लीजिए ये है बी, ठीक है। अब इसको ज्यादा ग्रो करने की जरूरत पड़ेगी, या इसको इसे कवर करने के लिए ज्यादा ग्रो करने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हर वक्त इन दोनों को एक साथ रहना है। मान लीजिए हर वक्त दोनों को एक साथ रहना है, तो किसे अपनी स्पीड ज्यादा तेज करनी पड़ेगी, ए को या बी को? ऑब्वियस सी बात है बी को, है ना। बी को ज्यादा तेज से दौड़ना पड़ेगा, किस लिए? ताकि वो ए के साथ हमेशा एक लाइन पर रह सके। तो अगर आप देखिए इस जगह पर, तो हर सेल उसके लाइन पर है, उसके लिए बी वाले जो पार्ट्स है उन सेल्स को ज्यादा सेल डिवीजन करने की जरूरत पड़ रही है ताकि वो एक के साथ रह सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इस जगह पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि इस जगह पर अगर आप देखें तो बेंडिंग कहाँ हुई है, बेंडिंग उस डायरेक्शन में हुई है जहां की जिस तरफ से लाइट आ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सेल्स आर मोर डिवाइडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट या अवे फ्रॉम लाइट, तो आप कहेंगे कि अवे फ्रॉम लाइट, क्योंकि यहाँ पर सेल के डिवीजन यहाँ पर ज्यादा हुई है, सेल डिवीजन मोर हुई है एज कंपेयर टू ए पार्ट जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। यहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड ऑक्सीन, तो अगर इस तरह से करने के बाद यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीन का नाम कहाँ से आ गया, ये तो फोटोट्रोपिज्म पे काम कर रहे थे, तो ये कैसे पता चला कि ये ऑक्सीन है, और ये सारी इंफॉर्मेशंस। तो अब इन इंफॉर्मेशंस को, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को ये जो चल रहा था, इसमें एक चीज ऑब्जर्व हुआ कि सम केमिकल इज प्रोड्यूस्ड एट द टिप, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कुछ केमिकल तो है जो कि किधर है, जो कि टिप पर है ना। सो सम केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द टिप एंड इज मूव्ड डाउनवर्ड, वो कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। हम शूट की बात कर रहे हैं ना, तो डाउनवर्ड, एंड देन शोज इट इफेक्ट, यानी कि कुछ केमिकल ऐसा है जो कि टिप पर बन रहा है, और बनने के बाद वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डाउनवर्ड, डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, और तब जाकर वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तब जाकर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था F.W. वेंट, याद रखना, ठीक है। अब ये जो F.W. वेंट थे, इन्होंने क्या किया, एवेना सटाइवा जानते हैं आप, जिसे आप ओट्स कहते हैं, है ना। तो ओट्स जिसे कहते हैं, इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंटल सैंपल लिया कॉलियोटाइल ऑफ, अगेन इन्होंने एक मोनोकॉटी लिया जो कि था ओट, जिसे आप नाश्ता करते होंगे, ओट्स, है ना, ओट, इसे हम क्या कहते हैं, एवेना सटाइवा।
ये इसी नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, ओट्स वर्ड नहीं आते। एवेना सटाइवा आपको याद रखना है, एवेना सटाइवा, ठीक है, एवेना सटाइवा। इन्होंने इसे लिया, ठीक है, कॉलियोप्टाइल ऑफ ओट लिया, यानी कि एवेना सटाइवा को लिया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस तरह से एक कॉलियोप्टाइल इस तरह से लिया, लाइट को शो किया, लाइट को शो किया तो अब यहाँ पर ऑक्सीन्स बनने लगे। जब ऑक्सीन्स बनने लगे तब जाकर इन्होंने क्या किया, इसको कट कर दिया, इसको क्या किया, कट कर दिया। अब कट पीस जो है इसके पास, इनमें क्या है, ऑलरेडी वो केमिकल आ चुका, ऑलरेडी वो केमिकल आ चुका है। अब इस केमिकल को उन्होंने क्या किया, अब इस केमिकल को उन्होंने क्या किया है, ध्यान से समझिएगा इसे। अब इस केमिकल को क्या किया उन्होंने, यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर अब क्या करेंगे, वो इस केमिकल में क्या था, यहाँ पर जो भी केमिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था इस ग्रोथ के लिए, वो यहाँ है ना। अब इसको क्या किया उन्होंने कि एक ऐसा इस तरह से एक कॉलियोप्टाइल लिया जिसका टिप इन्होंने कट कर दिया और इसके ऊपर जाकर इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये जो इनिशियली जो था उसका तो टिप कट था, ठीक है, इसका तो टिप कट था इसका, इसके ऊपर इन्होंने ये लाकर माउंट कर दिया और तब जाकर देखा कि अगेन जब लाइट दी जा रही है तो अगेन उसी तरह से इसकी बेंडिंग हो रही है। तो अगर ये टिप पर बनाता तो इसकी बेंडिंग तो नहीं हुई, है ना, इसकी खुद की बेंडिंग नहीं होती। लेकिन जब इस केमिकल जो सिक्रीट हुआ था उसको इन्होंने माउंट कर दिया टिप पर, तब जाकर इसकी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब कि वो जो लाइट के इन्फ्लुएंस में जो केमिकल सिक्रीट हुआ था वो टिप पर ही हुआ था, ठीक है, और उसी की वजह से ये बेंडिंग हो रही है। तब जाकर उसको बोला गया कि ये क्या है, ये एक टाइप का पीजीआर है जिसे आप कहेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसका नाम होगा प्लांट हार्मोन, यानी कि ये एक तरह का प्लांट हार्मोन है और इसका नाम है ऑक्सीन। इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीन होगा। वेरी गुड। सो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ऑक्सीन के लिए कौन सा बायो ऐसे होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, ऐसे का मतलब होता है टेस्ट, यानी कि ये इसके लिए कौन सा बायो ऐसे होता है तो आप बोलेंगे एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइट ऑफ सिंथेसिस अगर ऑक्सीन का पूछे कि साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होती है ऑक्सीन की, तो साइट ऑफ सिंथेसिस इसकी होती है रूट हो या शूट हो, दोनों के टिप पर, यानी कि टिप ऑफ रूट एंड शूट, ये ऑक्सीन का साइट ऑफ सिक्रेशन है, यानी कि साइट ऑफ सिंथेसिस है, ठीक है। तो ये रहा, इसमें जो ऑक्सीन के को लेकर अगर हम बात करें ऑक्सीन को लेकर, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि हु डिस्कवर्ड, तो डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो डार्विन को ही जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या डार्विन ने ऑक्सीन को आइसोलेट कर पाए थे, तो आप बोलेंगे नहीं, आइसोलेट नहीं कर पाए थे। प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन और उसको किया था कॉग्ल एंड स्मिथ ने, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस एनसीईआरटी बुक में फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, इसको किसने किया था, ह्यूमन यूरिन से किसने निकाला था, CKOGL एंड स्मिथ, इन्होंने निकाला था, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ये जो ऑक्सीन है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ऑक्सीन से रिलेटेड हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन जानने चाहिए। वो ये है कि नेचुरल ऑक्सीन भी होते हैं, नेचुरल नेचुरल ऑक्सीन जिसे आप कहते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ये नेचुरल हो गए। अगर हम बात करें सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल की, तो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल में होगा NaA, यानी कि इसे हम बोलते हैं नैप्थलीन। एसिटिक एसिड, या आप कहेंगे एक और 2,4-D, 2,4-D, ये क्या है, 2,4 डाइक्लोरो
फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये है। अब ये रोल प्ले क्या करेगा? ये करता है, एक तो ये एपाइकल डोमिनेंस करता है। इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपाइकल बर्ड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बर्ड। आपने देखा होगा कि एपाइकल डोमिनेंस अगर ग्रो करेगी तो एपाइकल डोमिनेंस मतलब ये लंबाई की तरफ ही ग्रो करवाएगा, लैटरल ब्रांचेस नहीं निकलने देगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एपाइकल डोमिनेंस। इसलिए आपने देखा होगा जो गार्डनर्स होते हैं तो वो फेंसिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बीच बीच के इंटरवल में इसके टिप को कट करते रहते हैं। टिप को कट करने का मतलब उसकी एपाइकल डोमिनेंस को वो हटाते रहते हैं ताकि लेटरल ब्रांचेस भी निकले, ताकि जो फेंसेस हो वो बुशी हो, बहुत ज्यादा घनी हो, बुशी हो। इसलिए तो ये किसके लिए है? एपाइकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, अगर हम शूट टिप को रिमूव करें, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डीकैपिटेशन। सो डीकैपिटेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ शूट टिप। ये रहा शूट, ये रहा इसका टिप, इसको आप रिमूव कर दें, यानी कि इसको क्या बोला? डीकैपिटेशन। यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, तब जाकर लैटरल बर्ड्स निकलेंगे। इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, क्योंकि टी प्लांटेशन में तो हमें पत्तियां ही चाहिए। हेज मेकिंग, बुशी, जो हमें कुछ चाहिए, बुशेस बनाने हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई? यही जो अभी एक्सप्लेनेशन हमने अभी आपको दिया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ये पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी आप पढ़ते हैं जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तब। सो पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस किया जाता है, यानी कि पार्थिनोकार्पी एक्चुअली होता है फ्रूट तो बनेगा लेकिन उसमें सीड नहीं होगा, यानी कि फ्रूट विदाउट सीड, सीडलेस फ्रूट कहते हैं इसे, विदाउट सीड। हम सीडलेस फ्रूट भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस करेगा। एग्जाम्पल इन टोमेटोज, दे आर वाइडली यूज्ड इन हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड की तरह भी यूज करते हैं, यानी कि ऐसा वीड जो हर्ब्स हैं जो हमें नहीं चाहिए प्लांट में, यानी कि जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं, वीड्स हम किसे कहते हैं? अनवांटेड प्लांट। हम कोई भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उस कल्टीवेशन करने के दौरान जो हमारे डिजायर्ड प्लांट है उन्हीं का हमने सीड लगाया। जो अनडिजायर्ड प्लांट ऐसे ही ग्रो कर जाते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? वीड्स। सो दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, स्पेशली 2,4-D, वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोटिलिडनस वीड्स। ऐसा वीड जो डाइकॉट हो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे किल करने के लिए जनरली 2,4-D इज यूज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। डज नॉट अफेक्ट mature monocotyledonous plant. It is used to prepare weed-free lawns by gardeners. Auxins also control xylem differentiation and helps in cell division. यहाँ से जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा रोल ऑक्सिन करता है। ठीक है, तो आज का पॉइंट हमारा डिस्कशन रहा ऑक्सिन तक। नेक्स्ट हम मिलेंगे आपका नेक्स्ट पीजीआर, दैट इज taking this gibberellin in our next video. So मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।